नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत पंचकुला से बड़ी खबर के साथ। 15 अगस्त को लेकर तैयारियां पंचकुला में पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल तिरंगा झंडा फहराएंगे। समारोह को लेकर आज फाइनल रिहर्सल हुई है। सीएम के आगमन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, डीसी की तरफ से कहा गया है। कोरोना के चलते इस बार कल्चरल कार्यक्रम नहीं होंगे। गार्ड ऑफ ऑनर और परेड का आयोजन होगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। ये बड़ी खबर पंचकुला से। कोरोना के चलते हालांकि इस बार जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो नहीं हो पाएंगे, लेकिन परेड का आयोजन किया जाएगा। पंचकुला से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 15 अगस्त को लेकर तैयारियां पंचकुला में पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल तिरंगा फहराएंगे पंचकुला में, और उसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। समारोह को लेकर आज फाइनल रिहर्सल हुई है। सीएम के आगमन के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं, ये कहना है डेप्यूटी कमिश्नर का। कोरोना के चलते इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, लेकिन परेड का आयोजन किया जाएगा। तो कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में 15 अगस्त की जो छठा है वो भी थोड़ी फीकी नजर आएगी इस बार, लेकिन तमाम जगहों पर जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी की जाएंगी। तिरंगा झंडा फहराया जाएगा देश के सम्मान के लिए, लेकिन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो नहीं हो पाएंगे इस बार। अच्छी की है। बेसिकली इसमें जो मेन जो अब बार अट्रैक्शन है तो गार्ड ऑफ ऑनर और परेड का ही है। कल्चरल आइटम्स अब की बार नहीं कर रहे हैं, इसके सिवाय बाकी तैयारी है। बतौर मुख्य अतिथि कौन आ रहे सर इस बार? माननीय मुख्यमंत्री आ रही हैं। राज्य स्तरीय समारोह यहाँ पर पंचकुला में। मास्क वगैरह का इत्यादि का ध्यान रखा जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से मास्क, सैनिटाइजर भी सारा है। पंचकुला से खबर आपको दे रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोरोना काल के चलते इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, लेकिन परेड का आयोजन किया जाएगा। 15 अगस्त को लेकर तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मृणाल लाला। मृणाल, किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं 15 अगस्त के चलते पंचकुला की? जी बिल्कुल, फाइनल रिहर्सल आज जो है सुबह हुई है पंचकुला के अंदर। फ्लैग मार्च भी पुलिस द्वारा किया गया है। 15 अगस्त इस बार कुछ अलग सा रहने वाला है। स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम है इस बार, क्योंकि बच्चे जो हैं आमतौर पर जो रौनक होते थे इस तरह के कार्यक्रमों के अंदर, वो इस बार नहीं होंगे। कोरोना को देखते हुए उनको इस कार्यक्रम से इस बार दूर रखा गया है। तो पुलिस की जो है परेड होगी इसके अंदर, जो खास तौर पर, और झांकियां वगैरह जैसे पहले निकलती थी वैसा कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जरूर पहुंचेंगे पंचकुला के अंदर, क्योंकि इस बार राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है वो पंचकुला में होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहेंगे। और खट्टर की भी यदि बात करें मनोहर लाल जी की, तो वो भी यहाँ पर ज्यादा समय नहीं रुकेंगे। तकरीबन आधे घंटे का समय जो है वो पंचकुला को दिया गया, जबकि पहले यही समय जो था 2 से 3 घंटे का हुआ करता था। लेकिन क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है, देश स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त के दिन, तो कार्यक्रम को हर हालत में बनाया जरूर। शुक्रिया मृणाल तमाम जानकारी के लिए। तो समारोह को लेकर आज फाइनल रिहर्सल हुई है पंचकुला में। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है इस बार पंचकुला में होगा। सीएम मनोहर लाल यहाँ तिरंगा फहराएंगे। और वहीं कोरोना महामारी के बीच स्वतंत्रता दिवस मनाने की तमाम तैयारियां की जा रही हैं। राजधानी दिल्ली के लाल किला ग्राउंड में आज सुरक्षा बलों ने फाइनल रिहर्सल की है। वहीं हरियाणा के भी कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां की गई हैं। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में फाइनल रिहर्सल का आयोजन किया गया। वहीं फाइनल रिहर्सल में उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने ध्वजारोहण किया है, मार्च पास्ट की सलामी ली है। और इस अवसर पर पुलिस की महिला टुकड़ी, पुरुष टुकड़ी, होमगार्ड और स्काउट्स की टुकड़ियों ने परेड में भाग लिया है और मार्च पास्ट किया है। वहीं यमुनानगर में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का सुरक्षित और गरिमापूर्ण आयोजन स्थानीय तेजली खेल परिसर में किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर अंबाला मंडल के आयुक्त दीप्ति उमाशंकर राष्ट्रीय ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी लेंगी। ये देखिए 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बीच में जो तस्वीर है वो आप देश की राजधानी दिल्ली की देख रहे हैं, जहां पर तैयारियां लाल किले पर पूरी की जा रही हैं। यमुनानगर की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां तमाम प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा हुआ है। और सिरसा की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां परेड की रिहर्सल चल रही है 15 अगस्त को लेकर। तो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 15 अगस्त की तैयारियां पूरी की जा रही हैं प्रशासन की तरफ से। ये 3 तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। और वहीं किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा 3 अध्यादेश लागू करने के खिलाफ 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर काले झंडे लगाकर मोटरसाइकिल पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। वहीं यमुनानगर पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल का कहना है कि किसी भी तरह की शांति भंग ना हो, इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा के जो इंतजामात हैं वो किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 350 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और 4 डीएसपी अलग अलग इलाकों में तैनात रहेंगे। इसके अलावा रादौर में भी जहां स्वतंत्रता दिवस अलग से मनाया जाना है, वहां भी विशेष पुलिस इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि यमुनानगर के आसपास के जो इलाके हैं वहां भारी संख्या में किसान रहते हैं, जो पिछले कई दिनों से केंद्र सरकार के 3 अध्यादेश के खिलाफ आंदोलनरत हैं और इसी को लेकर वो अपनी आगे की स्ट्रेटेजी भी बना रही हैं। देखिए, हमारी पूरी तैयारी है। हमने पहले ही हमारे जितने भी एसएचओ हैं, चौकी इंचार्ज है, हमारी क्राइम यूनिट से सबको ये निर्देश दे दिए थे कि जितने भी आपराधिक तत्व इस शहर में ज़िले में हो सकते हैं सब पे नज़र रखें, उनकी गतिविधियों पे। और एक हमारा अभियान चल रहा है कि हम इलीगल वेपन्स जो शहर में हैं, ज़िले में हैं, उन अपराधियों को ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ें। और 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी कोशिश है कि कार्यक्रम बिल्कुल शांतिपूर्वक बने। हमने जितने भी होटल्स हैं, ढाबे हैं या जितने भी क्राउडेड प्लेसेस हैं जैसे बस स्टैंड वगैरह, वहाँ पे पुलिस की चेकिंग शुरू करवा दी है। देखिए, और वहीं चरखी दादरी लघु सचिवालय के सामने पीटीआई अध्यापक लगातार 59 दिन से धरने पर हैं। पीटीआई अध्यापक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी सेवा बहाल करने के लिए धरना दे रहे हैं। अब 14 अगस्त को जेल भरो आंदोलन में अलग अलग कर्मचारी संगठनों ने इनका साथ देने की घोषणा की है। वहीं पीटीआई अध्यापक गांव-गांव जाकर लोगों को 14 अगस्त को जेल भरो आंदोलन के लिए संपर्क कर रहे हैं। पीटी अध्यापकों का कहना है कि 10 साल की सर्विस करने के बाद किसी को नौकरी से निकालना गलत है। इन पीटीआई के बर्खास्त जो करे हैं, इनके धरने के ऊपर समर्थन देने के लिए आए हैं। 14 तारीख को पूरे आल प्रदेश के कर्मचारी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। उसमें गांव की पंचायतें भी होंगी, खाप भी होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे जेल भरो आंदोलन में गिरफ्तारियां देंगे। और सिरसा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। सिरसा जिले में कोरोना से 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक कोरोना के 9 नए मामले यहां पर सामने आ चुके हैं। 2 महिला, 1 बच्चे समेत 9 पॉजिटिव केस यहां पर मिल चुके हैं और अब तक 698 लोग यहां संक्रमित हुए हैं। जिले में 344 मरीज रिकवर हुए हैं, 347 अभी भी एक्टिव केस यहां पर हैं। तो सिरसा से ये बड़ी खबर, जहां कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। 698 लोग यहां पर संक्रमित हुए हैं और अब एक मौत की खबर यहां पर मिल रही है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत हुई है। अमर जानी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अमर, अभी सिरसा से दुखद खबर, एक व्यक्ति की मौत की खबर मिल रही है कोरोना के चलते, आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल सोनल, एक और व्यक्ति की आज जो कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है और अब जो सिरसा की बात करें तो कुल कोरोना से जो मृत्यु हुई है वो आंकड़ा 7 तक पहुंच चुका है। आज हालांकि जो 9 नए मामले सामने आए थे उसके बाद जो है उनमें 2 महिलाएं, 9 व्यक्ति जो है पॉजिटिव मिले हैं। इसके कुल अगर सिरसा में कोरोना संक्रमण बात करें तो 698 लगभग 700 तक आंकड़ा पहुंच चुका है, जिसमें तकरीबन 347 एक्टिव केस है। यानी लगातार जिस प्रकार से सोनल पिछले अगर 10 दिनों से बात करूं तो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से आंकड़े बढ़ता है कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। यानी एक दिन परसों की बात करें तो 95 केस एक दिन में शामिल आए, तो उसके बाद लगातार भी केसेस सामने आ रहे हैं। इससे ये साफ जाहिर है कि लगातार जिससे संक्रमित है और खास करके जो पहले से कोरोना पॉजिटिव है उसके संपर्क में आने की वजह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंता का विषय। आज ये सिरसा में दुख भरी खबर है कि जो 7वीं मौत हुई है। हालांकि जो जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो पहले से डायबिटीज और हाइपरटेंशन से पीड़ित था, लेकिन इसके बाद कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई है। यानी अब मौत का आंकड़ा सिरसा में 7 तक पहुंच चुका है। जी सोनल। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सिरसा की स्थिति कोरोना के चलते चिंताजनक बनी हुई है। 698 लोग यहां पर संक्रमित हैं और अब एक व्यक्ति की मौत की खबर मिल रही है। वहीं हरियाणा में मरीजों के आंकड़े की अगर हम बात करें, 44,000 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। एक दिन में 797 नए मरीज सामने आए हैं और 6,827 यहां पर एक्टिव केस हैं। फरीदाबाद की बात की जाए तो 113 नए मरीज मिले हैं। कोरोना अपडेट 10 पॉइंट्स के जरिए प्रदेश में 6,827 एक्टिव केस हैं। फरीदाबाद की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा केस हैं प्रदेश भर में, 113 नए मामले यहां पर सामने आए हैं। गुरुग्राम में 98, अंबाला में 65, महेंद्रगढ़ में 60, सिरसा में 100, सोनीपत में 31 नए केस सामने आए। 24 घंटे में अगर मौतों के आंकड़े की बात करें, 3 मरीज अपनी जान गंवा बैठे हैं और देखिए अब सिरसा से एक और मौत की खबर मिल रही है, तो मरीजों का आंकड़ा 4 पहुंच चुका है। प्रदेश का रिकवरी रेट 83.35% है। डबलिंग रेट 29 दिन है, यानी कि 29 दिन में कोरोना के केस जो हैं वो डबल हो रहे हैं। तो डबलिंग रेट जो है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी स्थिति चिंताजनक है। एक दिन में 797 नए मरीज सामने आए हैं, जो प्रदेश के लिए चिंता का विषय है।
तो कोरोना के चलते स्थिति जो है वो लगातार सुधार की तरफ बढ़ रही है, लेकिन केस लगातार सामने आ रहे हैं। रिकवरी रेट हमारा अच्छा हो रहा है, डबलिंग रेट जो है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो आंकड़े हैं वो चिंता बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसी जगह है जो बिल्कुल कोरोना फ्री थी, जहां से मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जो अपने आप में चिंता का विषय। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के जरिए हम भी लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि आप सतर्क रहें, सचेत रहें। फरीदाबाद से खबर का रुख करेंगे, जहां फरीदाबाद के बाद अब करनाल में शहर के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा बैंक खुला है, जिसका उद्घाटन उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने किया है। करनाल स्थित कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को प्लाज्मा बैंक की जो सौगात है आज मिल गई है। हमारे साथ हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर दुरेजा जी। उनसे जानते हैं कि प्लाज्मा बैंक में क्या आम जनता के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। जी सर। आज हमने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में ट्रायल रन पे प्लाज्मा बैंक स्टार्ट कर दिया है। आज हमारे पहले डोनर जो कि हमारे श्रवण जी हैं, बटला जी हैं, उन्होंने आज अपना ब्लड डोनेट करा और हमने उनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। जो प्लाज्मा बैंक है उसमें हम जो मरीज कोविड की जंग जीत चुके हैं उनके 2 हफ्ते के बाद हम उनका टेस्ट करते हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं और उनका एंटीबॉडी टाइटर निकालते हैं। अगर वो दोनों चीजें फेवरेबल होती हैं तो उनका ब्लड लिया जाता है, जिसमें जो हमारा प्लाज्मा यूज करते हैं उनका 500 ml प्लाज्मा लेके वो 2 मरीजों को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो प्लाज्मा हम लोग लेंगे ये जो कोविड मरीजों के जो मॉडरेट से सीवियर हैं उनके इलाज में काफी हेल्पफुल रहेगा। तो ये हरियाणा में शायद दूसरा है, पहला गुड़गांव में मुख्यमंत्री ने जो उद्घाटन किया है, और इसमें ये कितनी की लागत से बना है और जो मशीनें हैं या इसका क्या आगे रहेगा उचित? हमारे पास इस टाइम 2 मशीनें हैं। इसमें की जो प्रति मशीन की जो कॉस्ट है लगभग 25-26 लाख रुपए है। इसमें एक सिर्फ डिस्पोजेबल सर्किट लगता है जो कि हमारे पास अवेलेबल है, वो कोविड के मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें कोई भी किसी मरीज का खर्चा नहीं आएगा और जो हम लोग प्लाज्मा लेंगे उसको हम लोग -80 डिग्री पे स्टोर करेंगे और उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत लंबी है, लेकिन हम लोग जितना जल्दी हो सके इसको यूज करेंगे ताकि इसकी एफिकेसी मेंटेन रहे। बिल्कुल। अब जो सौगात है प्लाज्मा बैंक की करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को मिल चुकी है। डॉक्टर जो दुरेजा हैं उनका कहना है कि लगभग 50 से 52 लाख रुपए की 2 मशीनें यहाँ पर स्टैब्लिश की गई, जिनकी मदद से यहाँ पर प्लाज्मा तैयार किया जाएगा और उन लोगों से संपर्क किया जाएगा जो प्लाज्मा देने के लायक हैं। फिलहाल यह प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। करनाल से केसी आर्य, इंडिया न्यूज। और अंबाला से खबर, दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार 2 ट्रक आपस में भिड़ गए हैं। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। दुर्घटना स्थल की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अंबाला से दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। 2 तेज रफ्तार ट्रक आपस में भिड़ गए। और दिल्ली एनसीआर में अचानक से मौसम ने करवट ली है। रात भर मूसलाधार बारिश हुई, इसके बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन दिल्ली की सड़कें दरिया बन गई हैं, पानी से लबालब हो गई हैं। कई जगहों पर पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। जल जमाव के बाद कई जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार हालांकि थम गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश इतनी मूसलाधार हुई है कि विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। तो दिल्ली एनसीआर में रात भर से बारिश हो रही है, जिसके चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। वाहनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए सड़कों का नज़ारा है, किस तरह से सड़कें पानी से लबालब नजर आ रही हैं। और दिल्ली एनसीआर में देर रात हुई तेज बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। हम आपको बारिश से बेहाल 3 शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं। गाजियाबाद की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर जाम की स्थिति देखने को मिली। दिल्ली की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां जरा सी बारिश के बाद वैसे ही हाल बेहाल हो जाते हैं। यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश के बाद स्थिति जो है वो बहुत परेशान कर देने वाली बनी हुई है। सोनीपत की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां सोनीपत के विधायक के घर की बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 फीट तक पानी भरा हुआ है, सड़कें
नदी नजर आ रही हैं। गाजियाबाद, दिल्ली, सोनीपत की 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की तस्वीर है, साथ ही सोनीपत की तस्वीर, हरियाणा की तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से बारिश के बाद हालात हुए हैं सड़कों पर। और वहीं सोनीपत में बारिश के बाद सड़क स्विमिंग पूल में बदल गई। शहर की तमाम सड़कों पर 4-4 फीट पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। पानी ज्यादा होने के कारण आने जाने वाली गाड़ियां भी रुक गई हैं। बारिश ने शहर में पानी निकासी के प्रशासनिक दावों की पोल खोलकर रख दी है। विधायक सुरेंद्र पवार के आवास के बाहर भी सड़क पर भारी जलभराव देखा गया। आने जाने वाले वाहन चालकों का कहना है कि बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है और आने जाने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोनीपत में ड्रेन नंबर 8 को बनाने का टेंडर लगभग 2 साल पहले छोड़ा गया था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही कहें या फिर अनदेखी कहें, इस ड्रेन कार्य को पूरा नहीं किया गया। पूरे शहर का पानी यहाँ से निकलता है और इसी के चलते सोनीपत की स्थिति ये बनी हुई है। सोनीपत की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और झज्जर के बहादुरगढ़ के हालात भी आपको बताते हैं, जहां देर रात से तेज बारिश के बाद शहर में जलभराव हो गया है। शहर की ज्यादातर कॉलोनियां और सेक्टर की सड़कों पर जलभराव हो गया है। पानी निकासी की व्यवस्था ठीक न होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सेक्टर 6 में तो तेज बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। सड़कों पर 22 फुट पानी नजर आ रहा है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। पानी निकासी के सारे दावे यहां पर फेल हो गए। इससे पहले भी जब बारिश हुई थी तो बहादुरगढ़ के हाल बेहाल थे और यही स्थिति इस बार देखने को मिल रही है। और वहीं सिरसा के नटार गांव में 2 युवक सीवर में गिरे हैं। सीवर का ढक्कन खोलते ही गैस से बेसुध हो गए। सीवरेज लाइन में एक युवक को निकाला गया है। सीवर में दूसरे युवक की तलाश हालांकि अभी जारी है। जेसीबी से सीवरेज लाइन खोदी जा रही है। एसडीएम समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। खेत में पानी लगा रहे थे दोनों युवक। नटारा गांव में हादसा हुआ है। सीवर में दूसरे युवक की तलाश की जा रही है। एक युवक को निकाल लिया गया है। 2 युवक सीवर में गिरे हैं। ये देखिए, जेसीबी की सहायता से गड्ढा खोदा जा रहा है ताकि शख्स को निकाला जा सके। सिरसा से ये बड़ी खबर। सीवर का ढक्कन खोलते ही गैस से बेसुध हो गए दोनों। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना लेकर आप उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए PolicyBazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है किसी ने सोचा भी नहीं था। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराइए PolicyBazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। पीएम ने टैक्स के लिए नई व्यवस्था ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। संबोधन में बोले, सीमलेस, पेनलेस, कैशलेस हो टैक्स सिस्टम, टैक्स पेयर्स का डर खत्म करने वाली होगी नई व्यवस्था। मनोहर कैबिनेट की अहम बैठक आज। विधानसभा सत्र बुलाने समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। शाम 5 बजे सीएम की अध्यक्षता में सिविल सचिवालय में होगी बैठक।
जांच में उत्कृष्टता के लिए 121 पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित। हरियाणा के 3 पुलिस वालों का भी नाम। सीएम ने बधाई देकर कहा, यह सम्मान बढ़ाएगा पुलिसकर्मियों का मनोबल। चौबीस घंटे में फिर मिले कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मरीज। 67,000 से ज्यादा संक्रमितों की पुष्टि। 950 की मौत। देश में आंकड़ा 24 लाख के पास। एक्टिव केस 6.5 लाख। प्रदेश में 44,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। फरीदाबाद में 113, गुरुग्राम में 98 नए मामले, अंबाला में 65 और महेंद्रगढ़ में मिले 60 मरीज। और चंडीगढ़ से खबर का रुख करेंगे। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है, जिसमें विधानसभा सत्र बुलाने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। हरियाणा सचिवालय में शाम 5 बजे ये बैठक होगी। बड़ी खबर, हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर चर्चा इस बैठक के दौरान हो सकती है। हरियाणा सचिवालय में शाम 5 बजे बैठक का आयोजन किया जाएगा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। शाम 5 बजे इसके लिए समय रखा गया है। विधानसभा सत्र बुलाने समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा इस बैठक के दौरान होगी। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि विधानसभा सत्र को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला होगा और सत्र को लेकर पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। वहीं स्पीकर ने पंजाब हरियाणा विधानसभा विवाद को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता दें। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की माने तो वो पूरी तरह से तैयार है। हालांकि अभी विधानसभा सत्र की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सीटिंग प्लान पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वहीं ज्ञानचंद गुप्ता ने यह भी कहा कि अभय चौटाला की ओर से आए पत्र में सीटिंग के लिए जो मांग की गई है उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। देखिए, विधानसभा का सत्र कब होगा इसका निर्णय तो कल जो मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है उस बैठक के अंदर वो निर्णय करेंगे कि किस तारीख को कौन कौन सी डेट को विधानसभा का सत्र बुलाना है। लेकिन हम सत्र बुलाने के लिए सत्र का अरेंजमेंट हमने पूरी तरह से कर लिया है। सिटिंग अरेंजमेंट जो है हमने कोरोना का ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हमने वहाँ पर जो विजिटर गैलरी है या स्पीकर्स गैलरी है उन दोनों के साथ जोड़ करके इस सत्र को हम सफलता से कर पाएंगे। एक पत्र उनका मुझे मिला है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि मुझे उचित स्थान मिलना चाहिए और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ नियम और कानून के तहत पार्टी की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए जो भी उचित स्थान उनको बैठेगा हम उनको ज़रूर देंगे। उनकी पूरी हम इज़्ज़त जो है वो एक माननीय हमारे बहुत सीनियर मेंबर हैं, उनका मान और सम्मान ज़रूर हम करेंगे, उसी प्रकार से करेंगे जो हमें नियम और कानून हमारे इजाज़त देंगे। इतना ही नहीं, ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा में हिस्सेदारी को लेकर चल रहे उठापटक पर भी कहा कि पंजाब के राज्यपाल बीपी बदनौर से वो मिल चुके हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि मामले का हल होगा, लेकिन अब तक इस मामले पर पंजाब सरकार कोई काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में एक स्वतंत्र एजेंसी तय करे कि किसके हिस्से में कितना जमीन है, क्योंकि इस समय जो स्थिति है उससे कई चीजों में दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि वो पंजाब से 40-60 का जो हिस्सा है वो मांग रहे हैं, जो हरियाणा का हक है। हम बात कर रहे हैं कि जो 40 हमें मिलना चाहिए था वो 40 हमें अभी तक नहीं मिला। अच्छा होता पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष जब मैं उनसे मिला था उन्होंने एक बात कही थी कि दोनों विधानसभाओं के सेक्रेटरी एक टेबल पर बैठ कर के चर्चा कर लेंगे और अगर आपका हिस्सा है
तो हम आपको दे देंगे। अब पता नहीं क्या कारण कि किस कारण से वो अपनी बात से पीछे हट गए। जो उन्होंने कहा था वो टेबल पर बैठने से उन्होंने इनकार कर दिया और बिना कोई चर्चा के, बिना किसी बात के उन्होंने ये कह दिया कि 1 इंच भी जगह हम हरियाणा विधानसभा को नहीं देंगे। मैंने बार बार कहा है कि हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे। और जो पेपर्स हैं उनके मुताबिक मांग रहे हैं। अगर वो बैठ कर के कहीं पर भी, मैं कह रहा हूँ कि वो अपना क्लेम या जो उनके पोजेशन में स्थान है वो अपना स्थान बता दें, हम अपना बता देते हैं। किसी तीसरी एजेंसी को, इंडिपेंडेंट एजेंसी को तय करें और जो वो डिसाइड करें तो बहुत अच्छा होगा। इसीलिए मैंने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक आदरणीय बीपी बदनौर जी से रिक्वेस्ट की थी कि वो, क्योंकि चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी के वो कर्ता धर्ता हैं, उनकी देखरेख के अंदर सारी प्रॉपर्टी है, चाहे वो पंजाब के पास है चाहे हरियाणा के पास है। और उन्होंने भी वायदा किया कि भी हम 3 मेंबर की कमेटी बना करके इसके ऊपर निर्णय लेंगे। कुल मिलाकर विधानसभा के मॉनसून सत्र की तैयारी पूरी है। अब देखना है कि सरकार सत्र के तारीखों का ऐलान कब तक करती है। लेकिन ये साफ है कि पंजाब सरकार विधानसभा में हिस्सेदारी को लेकर चुप्पी साधे हुई है और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। चंडीगढ़ से विपिन परमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं प्रदेश में 10,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में निवेश होगा। 1 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तैयार है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर व राष्ट्रीय कंपनियों से बातचीत जारी है। ये कहना है डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला का। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य है, जिसमें 1 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। डिप्टी सीएम ने आज बताया है कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश को हरियाणा में लाया जा सके। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से जानी मानी कंपनीज, एंटरप्राइजेज, सिंगापुर, फ्लिपकार्ट, GLS फिल्म्स, IKE, ATL ग्रुप, सेमकॉर्प सिंगापुर, DCM टेक्सटाइल्स समेत कई अन्य मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि कोविड-19 के दौरान भी वेबिनार के माध्यम से हरियाणा में निवेश के लिए बातचीत करती रही हैं। और इस चर्चा के दौरान कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भरपूर उत्साह भी दिखाया है। वहीं हरियाणा के वन मंत्री कंवर पाल ने कहा है कि दिन प्रतिदिन बढ़ रहे प्रदूषण के चलते वन क्षेत्र को बढ़ावा और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वन्य प्राणियों का संरक्षण जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हर साल मानसून के दौरान मनाए जाने वाले वन महोत्सव पर लोगों को कम से कम 2-2 पौधे लगाने का संकल्प लेना चाहिए। वन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में वन क्षेत्र को 7 से 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत इस साल करीब 1 करोड़ 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे। राज्य के 1100 गांवों में कोविड वाटिका स्थापित की जाएगी, जिनमें औषधीय पौधे रोपित किए जाएंगे। कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि 1100 गांवों में कोविड वाटिका स्थापित की जाएगी। प्रदूषण बढ़ रहा है और इसी के चलते प्रदेश में ये कोशिश की जा रही है कि वन संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए। और हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सुपर 100 कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए आज से 20 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। ऑनलाइन परीक्षा 23 और 24 अगस्त को होगी। सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के सरकारी स्कूलों से 10वीं कक्षा पास करने वाले जिन विद्यार्थियों ने 80% या फिर इससे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं और सरकारी स्कूल की 11वीं कक्षा में विज्ञान संकाय से पढ़ रहे हैं, अगर वो सुपर 100 कार्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो ऐसे छात्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और चलिए फिलहाल एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है